बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस के ही हवाले से। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, उसके बाद अब देखना ये है कि आवाम किस हद तक जिम्मेदारी का सबूत देती है। जिस तरह से हमने देखा कि लॉकडाउन जब चल रहा था उसमें सख्ती थी, उस वक्त भी लोग बाहर मौजूद थे। अब जब नरमी कर दी गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलाने की बात की जा रही है, शॉप्स खोलने की बात की जा रही है, तो वो SOPs जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी हैं कोरोना से बचने के लिए, क्या उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ मैशत के लिए क्या प्लान्स हैं हुकूमत के इस तमाम तर सूरत हाल में। गोश्त सारी दुनिया इससे मुतासर हुई है, लेकिन फिर भी फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ये कहते हैं कि 40 साल पिछला जो दौर है उसकी कली खुल गई है और सब कुछ नज़र आ रहा है कि माजी की हुकूमतों ने क्या किया। कोरोना ने ये सारा कुछ ज़ाहिर कर दिया है। जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उनके वज़रा यही कहते हैं कि पनामा आया तो पता चल गया हमें, हुकूमत हमारी आई तो हमें पता चल गया। अब कोरोना के ऊपर भी उनको पता चल गया कि गुज़श्ता 40 सालों के अंदर क्या कुछ होता रहा है। पंजाब ने इस बात की मुखालफत की है कि बड़े शहरों के अंदर लॉकडाउन में नरमी नहीं की जानी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। के साथ चौधरी बरादरान और नैब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं और चौधरी बरादरान और हुकूमत के दरमियान भी फासले बढ़ने की खबरें हैं। इसमें कितनी सदाकत, इस पर बात करेंगे। रमज़ान का महीना है जिसके अंदर चाहिए तो ये था कि इस हुकूमत के होते हुए अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी होती, महंगाई कम होती, पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में कम है, पाकिस्तान में भी कीमतों में कमी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है कि आवाम तक समरात पहुँचने चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि रमज़ान के अंदर भी कीमतें बढ़ रही हैं तमाम अशिया की। ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। एहतशामुल हक साहब हमारा साथ दे रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपका। नकवी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ। नकवी साहब, लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया गया 9 मई के बाद। जो सूरत हाल है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, ये फैसला आप समझते हैं कि हमारे हक के अंदर है? इससे मज़ीद मामला ख़राब नहीं होंगे कोरोना को लेकर? देखिए, बात सीधी सी है कि मैं तो पहले दिन से इस बात का मुखालिफ हूँ कि जिस अंदाज में हुकूमत ने डील किया, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई हो, उसमें मामला जो हैं वो गड़बड़ी हुए हैं। इसलिए कि सख्त लॉकडाउन नहीं हुआ और पहले दिन से वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब मर जाएगा, भूखे मर जाएंगे, कारोबार नहीं है, फ़लाना है, ये है, वो है। अब मामला आ रहा है नरमी में। कल से नरमी मरहलावार शुरू होगी। वज़ीर आज़म एग्री कर गए हैं, काबीना एग्री कर गई है, लोग एग्री कर गए हैं और ये कह रहे हैं कल से होगा। मैं पिछले हफ्ते भी यही कह रहा था, जिसमें सलमान आबिद साहब हमारे दोस्त जो हैं वो बड़े नाराज़ हुए थे कि नहीं, लॉकडाउन हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, दुकानें बंद हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि कल है ना, कल से मरहलावार नरमी होगी। आज की फुटेज आप देख लेंगे क्या हालात हैं बाज़ारों में। हमने उसको नॉन सीरियस लिया और ख़ास तौर पर हुकूमती सतह पर जब सिंध ने ये सारा लॉकडाउन किया, और सिंध आज भी वफाक के साथ जो है वो सामने आमना सामना करके खड़ा हुआ है, और बलूचिस्तान ने भी इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और लेकिन हम कुछ भी ना कहें, हमारी बात को छोड़ दें। बात यह है कि पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि मई के दरमियान में ये वायरस बढ़ेगा, बात ख़त्म हो गई। अब वो नरमी कर रहे हैं, मई के दरमियान में वो नरमी कर रहे हैं, मरहलावार नरमी कर रहे हैं कि ताजिर बहुत परेशान हैं, ताजिर बगावत पे आ गए हैं, ताजिर कह रहे हैं हम दुकानें खोल देंगे, खुद से खोल देंगे, तो फिर वहाँ हुकूमती रिट की बात आएगी। अच्छा, उसको भी छोड़ दें। फिर वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जुलाई में मामलात बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने का ख़दशा मौजूद है। मैं नहीं कह रहा, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, हुकूमत के। वो जो उस्मान अपना असद उमर साहब ने जो कहा था, उसमें लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया था कि वो कह रहे हैं कि इतने लोग जितने मरे हैं पाकिस्तान में, तो इतने तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ वो अमवात नहीं हुई जिस अमवात में इस वक्त बरतानिया और अमेरिका एक दूसरे से आगे निकलने की कर रहे हैं। पहले स्पेन में सबसे ज़्यादा था, अब अमेरिका में है, और उसके बाद पीछे बरतानिया खड़ा है। जर्मनी में हुआ, कहाँ नहीं हुआ ये? नंबर एक, हमारी औकात क्या, हमारे वसाइल क्या, हमारे मसाइल क्या? मसाइल को देखेंगे तो बेतहाशा है। हुकूमत कोई भी हो
किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो एक छतरी होती है आवाम के लिए। हम जब बात करते हैं, तनकीद करते हैं, बात करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको चाहा जाता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। मैं इस बात पे नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत की गवर्नेंस ये होती है कि जो आपके हैं वो करके दिखाएं। पंजाब हुकूमत ने ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना के मामले में 19 इजला फिरे, सब कुछ किया, भाग दौड़ की, कोशिश की, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? उसका रिज़ल्ट ये निकला कि उन्होंने कहा कि हमारे फ्रंट लाइन के जो मुजाहिदीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक तनख्वाह इजाफी दी जाएगी। हालात कार ये हैं कि तनख्वाहें उनको अभी तक नहीं मिल रही। जहाँ मिली हैं वहाँ कटौती के साथ मिली हैं, और जहाँ नहीं मिली है वहाँ भी ये सोचा जा रहा है कि हमारे फ्रंट लाइन के सिपाही हैं कौन से डॉक्टर्स। यानी डॉक्टर्स वो हैं जो इमरजेंसी में बैठे हैं, या डॉक्टर्स वो हैं जो कोरोना सेंटर में हैं, जो इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स कौन से हैं? या डॉक्टर्स वो हैं जो इस मुसीबत में खुद फंस गए। एक महकमा सेहत की रिपोर्ट मैंने पिछली दफ़ा भी आपको दी थी, और मैंने कहा था कि महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मामला बहुत ज़्यादा संजीदा भी हैं और पेचीदा भी हैं और गड़बड़ भी हैं, और तादाद बहुत ज़्यादा है। आज ताज़ा तरीन मैंने एक हॉस्पिटल्स का जायज़ा लिया, तो वहाँ जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने कहा कि तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, कि हम ड्यूटी पे लोग कम आ रहे हैं, कम हैं, इसलिए कि सही मानों में हम कर ही नहीं सकते डील, इसलिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो खुद इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह दो हैं। एक एहतियात गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हम प्रोवाइड की गई, वो किस्त जो दी गई, वो मामलात पूरे नहीं हैं, और दूसरी क्या है? दूसरी हमारी गैर जिम्मेदाराना रवैया है, आवाम का भी, डॉक्टर्स का भी। डॉक्टर अपनी किट पहन के पूरे हॉस्पिटल में फिरते हैं, क्यों? वो अपनी सीट पे बैठे ताकि पूरे हॉस्पिटल में अगर कोई बीमारी हो तो वो लेके वापस ना आ जाए, यानी गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अब इसी तरह हम कह रहे हैं कि जी अवाम के कोर्ट में आ गया, नरमी कर रहे हैं, बाजार खोल, बाजार तो मैं कहता हूँ बंद हुए ही नहीं उस अंदाज में जिस अंदाज में। और ख़ास तौर पर इस वजह जो हुकूमत ने फैसला किया उसमें यह कहा है कि छोटी मार्केटें जो हैं वो सुबह फजर के टाइम से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। अगर आप जायजा लें सिर्फ लाहौर का, आगे बढ़ता हूँ, देखिए अगर आप सिर्फ लाहौर का जायजा लें तो छोटे इलाकों में, धर्मपुरा है, चूना मंडी है, चाह मीरा है, छोटे इलाकों में ही एक एक गली से 10-10, 15-15, 17-17 लोग निकले हैं जिन्हें लॉकडाउन किया गया। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, इस पे मजीद बात भी करते हैं। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर्स के अपने खदशात हैं, ताजरों के अपने मुतालबात हैं, अब क्या समझते हैं कि हुकूमत इस सारे मामले के अंदर लॉकडाउन में नरमी करने की वजह सिर्फ ताजरों से ब्लैकमेल हो रही है, या मजबूर हुई है उनके हाथों, या मामला कुछ और है? देखिए उसामा, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, सिर्फ ताजर नहीं, जितने भी माशरे के पेशे हैं उन सब का हुकूमत पर दबाव बढ़ता जाएगा कि लॉकडाउन को ख़त्म करें। उसूली तौर पे होना ये चाहिए था, जो नासिर नकवी साहब ने बात की आगाज में, कि जैसे ये वबा पाकिस्तान में आई, हुकूमत को फौरी तौर पर कम से कम 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन शुरू कर देना चाहिए था, जिसको आप कर्फ्यू कह लें या मुकम्मल लॉकडाउन कह लें। हुकूमत उस ऑप्शन पर नहीं गई। अगर हम उस ऑप्शन पर चले जाते तो बहुत बड़ी तादाद में जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है वो रुक जानी। जितने लोग विक्टिम होते वही विक्टिम होते, उससे मजीद लोग विक्टिम्स में इजाफा ना होता। अब हुकूमत उस ऑप्शन पे नहीं गई। हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता, जिसको स्नो पॉइजनिंग कहते हैं ना, वो काम करना शुरू कर दी। यानी पहले 2 हफ्ते का लॉकडाउन, फिर 2 हफ्ते का लॉकडाउन, और अब तकरीबन 7 से 8 हफ्ते होने को है। पाकिस्तान की मईशत जाम है। पाकिस्तान पहले बेहतर लॉकडाउन था, अब जरा नीम लॉकडाउन है, लेकिन ओवरऑल 2 महीने से लॉकडाउन की सूरत हाल है। तो अब इससे ज्यादा अगर आप लॉकडाउन को लेके जाएंगे, चाहे आप स्मार्ट लॉकडाउन कहें, चाहे आप उसको सॉफ्ट लॉकडाउन कहें, चाहे आप उसको नीम लॉकडाउन कहें, जो भी कहें, ये तो लॉलीपॉप्स है ये तो लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन लेके जाएंगे इससे ज्यादा, तो फिर आप लोगों का जब्त उसका इम्तिहान लें। क्योंकि आप पहले ही हल्ले में अगर 3 हफ्ते के लिए मुल्क को बंद कर देते हैं तो सूरत हाल बेहतर होती। आपने वो नहीं किया। अब ये नहीं हो सकता। देखिए पंजाब की सूरत हाल यह है कि अगर आप निचले दर्जे का लॉकडाउन करें तो पंजाब को 1.5 खरब रुपए का नुकसान होगा। अगर आप दरमियाने दर्जे का लॉकडाउन करें तो पंजाब को 11.25 खरब रुपए का नुकसान होगा। अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं तो सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, उसको 23 खरब रुपए का नुकसान होगा। अगर आप 23 खरब का नुकसान पंजाब को कर दें तो आप अगले 5 साल तक पंजाब को उठा नहीं सकेंगे। इसी तरह बाकी सूबों की हालत अलग से है। अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर अब यह बहस शुरू हो गई है कि ये वबा तो खत्म नहीं हो रही है, ना इसकी वैक्सीन इजाद हो रही है, ना इसकी दवा इजाद हो रही है। लिहाजा अब दुनिया कह रही है कि हमने को एग्जिस्ट करना है।
यानी कोरोना भी अपना वार करता रहेगा और हमने जिंदगी को भी चलाना है। और ये शुरू हो गया काम। अमेरिका में अमेरिका के सदर और वहां की रियासतों के गवर्नर्स के दरमियान ये बहस जारी है जो अब हमारे मुल्क में चल रही है कि लॉकडाउन हो ना हो। सदर कह रहा है कि लॉकडाउन खत्म करें, भाई मेरा मुल्क तबाह हो रहा है। गवर्नर्स कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन खत्म नहीं कर सकते। इटली जहां 30,000 लाशें उठाई जा चुकी हैं ये आज शाम तक और 2.25 लाख लोग मुतासर हुए, इस वक्त 30वें नंबर पर खड़ा है वो मुतासरीन में और अफवाद पे। इटली जैसे मुल्क में ये जो पीर गुजरा है, इस पीर को लॉकडाउन में नरमी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन में नरमी का दूसरा मरला 18 मई को आएगा और 1 जून को वो बार्स और रेस्टोरेंट्स को भी खोल रहे हैं। इसी तरह से चीन के अंदर जो वुहान के अंदर लॉकडाउन जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका हुआ है। सारी दुनिया के अंदर अब लॉकडाउन में नरमी शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि तमाम फिर ये गलती पाकिस्तान से नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान से होती तो हम ज्यादा इमरान खान की लेदे करते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सारी दुनिया में तमाम हुक्मरानों ने और हुकूमतों ने जैसे वबा ये फैलना शुरू हुई चीन से, सब ने इसको गैर संजीदा लिया। और इटली आज इस बात का एतराफ करता है कि अगर हम शुरू में ही लॉकडाउन कर देते तो हम सूरत हाल से बेहतर हो जाते। इन्होंने 9 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया था इटली में और नेशनल क्वारंटीन का ऐलान किया था। ताखीर कर दी, वबा फरवरी में पहुंच चुकी थी लेकिन उन्होंने ताखीर कर दी क्योंकि दुनिया के हर मुल्क से गफलत हुई, लापरवाही हुई, गैर संजीदगी का मुजाहरा हुआ। लिहाजा इमरान खान से भी यही काम हुआ। तो अब हमें एक विन विन सिचुएशन निकालनी है कि हमने मैशत देखे। भारत के अंदर उसामा 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 12 करोड़, 27% वहां पे बेरोजगारी की शरह पहुंच गई है। ये दुनिया की नेक्स्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज में था, नेक्स्ट 11 में आ रहा था। 27% बेरोजगारी, हमसे कितनी ताकतवर मैशत थी, हाथ पांव भूल गए उसके। अमेरिका अपने घुटनों पर झुक गया है। बरतानिया, फ्रांस जैसी आलमी ताकतें उनके हाथ खड़े हो गए, शिकस्त खोड़ता हो गए। तो भाई पाकिस्तान क्या फितनी का शोरबा, हम कैसे लड़ सकते थे इससे? हाँ, शुरू में जो हो सकता था वो नहीं हुआ। अब लॉकडाउन को मैं नहीं समझता कि अगर आप मजीद जारी रखेंगे, सख्त रखेंगे, आप लॉकडाउन से कोई और फायदा तो हासिल कर सकेंगे लेकिन मुल्क में और जो क्योस पैदा होगा, जो बेरोजगारी पैदा होगी, वो भी लोगों को सफाई से मिटाएगी। बिल्कुल ठीक है, इंतशार बढ़ेगा मुल्क से। इत्तेशामुल हक से अमीर साहब ने बात की है अभी और पूरी दुनिया से कंपैरिजन भी दिया है कि लॉकडाउन इस वक्त उसमें नरमी होनी है और होनी चाहिए भी, प्रेशर भी बढ़ेगा। लॉकडाउन में नरमी ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर लाहौर की भी बात की जाए तो लाहौर को भी इस वक्त कोरोना का गढ़ कहा जा रहा है। एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल दरामद करवाने में हुकूमत क्यों नाकाम? उसामा कौन कह रहे हैं? वजीर सेहत कह रही है। जी देखिए, 2-3 बुनियादी सवाल हैं मेरा ख्याल है जो हमें समझने चाहिए और या मेरा ख्याल है सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले की बात यह कि पाकिस्तान में इस वबा से निपटने के लिए 3 महीने तो कम अज कम हो गए जिस तरह हम देख रहे हैं, ठीक है। अब फॉरेन अगेंस्ट ओपिनियन इसके बारे में पाकिस्तान में नहीं है। 7.5 अरब की आबादी दुनिया में है, वहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है। हमसे ज्यादा कल्चर सिविलाइज और जो मुल्क है, डेवलप मुल्क है, वहाँ पे भी बहस हो रही है कि जी पहला एक्शन ठीक था या दूसरा ठीक था, लॉकडाउन पहले चाहिए था, मुकम्मल चाहिए था, नामुकम्मल चाहिए था। मेरा ख्याल है पहली बात तो ये तय हो जाती है उसामा कि जितनी आज़ादी हमारे मुल्क में अमीर अब्बास पाकिस्तान में है, जो लोग मैं हंसता हूँ उन पे जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कदगने हैं, आप देख लें, टेलीविजन देख लें, अखबार देख लें, सोशल मीडिया देख लें, जो कहना चाहता है हुकूमत के खिलाफ हक में तो कमी है और बोला जा रहा है, आज़ादी से बोला जा रहा है। अब देखिए 2-3 चीजें हैं जो मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है, जिसपे सारी दुनिया जो है ना वो अब वापिस आई है इस बात पे कि कोई कुछ प्रो को नहीं है। वो कहते हैं ना कि इस सारे मसले में कोई स्टैंड ऑफ या ट्रेड ऑफ नहीं है बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड। अब हो क्या रहा है? अब लोग कह रहे हैं कि जी एक समाजी दूरी के बाद समाजी बेचैनी जिस तरीके से फैली है, खास तौर पे उस तबके में, एक तो चले हम कह सकते हैं जिनको रोजगार लगा हुआ है, नौकरियां, घर बैठना पड़ रहा है, एक उनकी मुश्किल है। एक वो है जो भूख का जिनके बारे में खतरा, और WHO कह चुका है अभी कि जी 3 करोड़ लोग इससे बड़ी जल्दी जो है ना मर जाएंगे भूख से। 2 करोड़ का फिगर शुरू में उन्होंने दिया था कि जी वो मरेंगे वायरस से और 3 करोड़ इससे मरेंगे। अब देखें मसला क्या है। अब मसला यह है कि ना तो सामा पाकिस्तान के अवाम के पास इतना पैसा है, इतनी सेविंग्स है, खास तौर पे हमारा निचला तबका है, ना इन्वेस्टमेंट है कि वो बेकारी के दिनों में घर में बैठ के वो सर्वाइव कर सकते हैं। एहतिशाम साहब 87 अरब रुपए बांट दिए हमने, 87 अरब रुपए बांट दिए। मुझे बताएं अवाम वो कौन सी खुश हुई है? मेरी बात सुने, देखे वो फिर भी कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, देखे बात ये नासिर भाई, असल बात यह है कि हुकूमतें जो है ना वो भी 3-4 माह तक किसी को खिला नहीं सकती, खास तौर पे हमारी हुकूमत जिसकी इकोनॉमी के बारे में सब लोगों को पता है कि कहाँ पे खड़ी है।
अब सवाल जो सामने आया है ना बड़ा, वो ये है कि क्या हुकूमत ने हाथ उठा दिए, क्या हुकूमत ने अमलन अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होना ही बेहतर समझा इस मसले में? तो मेरा ख्याल है ये बात भी इतनी ज्यादा सही बात नहीं लगती मुझे। अब मसला है कि पुरानी बातों को हम छोड़ दें, अब एक ही बज़ वर्ड है, एनफोर्समेंट कैसे होगी। अब ये जो हम कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट भी कह रही है, सिंध के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर हमारे बार बार कह रहे हैं, जब से उन्होंने ये कहना शुरू किया था कि हम नरमी की तरफ जाएंगे, कि अगर SOPs का ख्याल ना किया तो हम सख्ती करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एहतशाम साहब, हम वो पंजाबी की मिसाल, छितर भी खावांगे तो गंडे भी खावांगे, मतलब वो वाला काम हो गया ना हमने। नहीं देखें नासिर, माजरत के साथ देखें, मसला ये है कि हमारे पास, वो कहते हैं कि आपके पास आपकी कैपेसिटी कितनी थी। और सर जब देखें गरीब लोग हमारे घर में जी रहे हैं, बात ये है जब उनके पास, जब उनकी जेब में नहीं होता तो वो अपना मनसूबाबंदी करते हैं। हमने मनसूबाबंदी किया। अब तो हुकूमत को दो साल गुजर गए, 2 साल हुकूमत के गुजर गए, अगले 3 साल के लिए वॉकओवर मिल गया। सारी मेरी बात सुने, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम ना सिर्फ उन पे तनकीद कर सकते हैं, माशी मामला तो कोरोना ले गया। देखिए कोरोना ने उनको बेल आउट कर दिया। नहीं सुने ना, माशी रोड मैप नहीं आया, बहुत सारी चीजें करने वाली थी, रिफॉर्म करने वाली थी, वो नहीं हुई। तो मेरी गलती है या आपकी गलती है? सुने ना, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। 50 लोगों की कैबिनेट बिठा दी आपने, 20 लोग आपने अनइलेक्टेड बिठा दिए। वो गुनाह है जिसकी सजा तो उन्हें मिलेगी या मिल रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोरोना ने तो बेल आउट कर दिया उन्हें। देखे ना, ये बेल आउट इस सेंस पे हुआ कि फौरी तौर पे जो हम कह रहे थे कि ये जमात लग रहे थे कि जो मत जाने वाली नहीं जाने वाली, शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, चौधरी बरहान कुछ और कार्रवाई कर रहे हैं, ये इससे हटके कि जी कोई फौरी तौर पे खतरा था ही नहीं था। मैं जो तौर पे बात कहना चाहता हूँ, फिर ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन इतने नहीं थे, ना इस वक्त है, ना मेरा ख्याल है कि लेकिन आप पिछले प्रोग्राम में एहतशाम साहब जब मैं ये बात कर रहा था तो आप सलमान आबिद का साथ दे रहे थे कि नहीं जी गवर्नमेंट ने। मैं अभी भी साथ दे रहा हूँ, मैं सलमान आबिद का भी साथ दे रहा हूँ। मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो नासिर भाई ये बिल्कुल गलत कहते हैं। माजरत के साथ पाकिस्तान में हर चीज बंद हुई। ठीक है सर, मैं एहतशाम साहब वापस आपकी तरफ आता हूँ। नकवी साहब से मैं बंद हुई, क्या क्या बंद नहीं हुआ, वो सारा कुछ हुआ। अच्छा मैं सर वापस आता हूँ आपकी तरफ एहतशाम साहब। वो और बात थी। ठीक है। अच्छा नकवी साहब, हमने ये देखा कि जब से ये हुकूमत आई, पिछले 40 सालों की बात की जाती रही। बेशक इकॉनमी का मसला रहा, जो भी मसाइल आए उसमें 40 साल का जिक्र करते रहे। ये कोरोना वाहिद एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर देखा कि जब भी हुक्मरान आए, इमरान खान साहब आए, उन्होंने इससे ज़बरदस्त माह होने की बात, आज काफ़ी अर्से बाद तकरीबन 2 माह बाद जो है वो दोबारा से फैज़ल हसन चौहान साहब कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से 40 साल में जो कुछ होता रहा है वो सारा कुछ सामने आ गया है। किस तरह में देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए फयाजुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात हैं और उनका काम है कि हुकूमत की वो वकालत करें। बात ये गुज़िश्ता 40 साल का हिसाब ना फयाजुल हसन चौहान ने देना है, ना हम लोगों ने देना है कि हम लोग बैठे हुए हैं। बात सीधी सी है कि अगर आपने होमवर्क मुकम्मल ना किया हो तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्लास में जाके भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इधर उधर से पूछ के वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ 2 साल गुजर गए, होमवर्क नहीं हो सका। बात यह है कि हर शोबे में ठीक है हमारे मसाइल हैं, हमारे मसाइल नहीं हैं, तो हमें खुदाई खिदमतगार ढूंढने चाहिए थे कि जो बैठ के थिंक टैंक में फैसले करते हैं और हमारे मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हुकूमत की सफ़ों में जो लोग बैठे हैं वो नादान दोस्त क्या कर रहे हैं कि कभी वो कोई मसला उठा देते हैं, नॉन इशू को इशू बना देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों वो अक़लियती कौंसिल की कमीशन की बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा जी वो कादियानियों की मंजूरी दे दी। अब ये खबर वज़ीर आज़म के नाम पे चली, भला इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पता ही लगा ये कहाँ से आई, क्यों आई और ये कैसे छपी। और अब वज़ीर मजहबी अमूर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इसके मुखालफत करूँगा, कमीशन बन चुका है। जबकि शुएब सैंडल साहब कह रहे हैं, शुएब सैंडल साहब कि जनाब ये तो कमीशन ऑलरेडी काम कर रहा था, अभी तो फैसला होना था, इन्हीं ने तो हुकूमती हुक्म के ख़िलाफ़ किया, लिहाजा तौहीन अदालत की ये बन ही नहीं सकता कमीशन। अब देखिए ये मामला नए हो गए। एक और हैं मौलवी साहब हैं, वो एक मौलाना अब्दुल कवी साहब, वो भी अपने आप को कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ का हूँ। तो तहरीक इंसाफ को रद्द-ए-अमल देना चाहिए उनके खिलाफ कि आप कहाँ के हैं और क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो 40% जिसमें अल्कोहल है वो शराब हलाल है, जो मादनी शराब है वो बिल्कुल ही हलाल है, 100% भी हलाल है। तो ये नॉन इशू को इशू बना के क्या करना चाहते हैं? ब्रेक पे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को काबू करना चाहिए हुकूमत को और इनको जंजीरें डालनी चाहिए। ठीक है, ब्रेक, इस पर मजीद बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रखिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब ये बताइएगा, विफाक और सिंध की अगर बात करें तो कहाँ पर मामलात खड़े हुए हैं? आज वज़ीर आला सिंध उन्होंने काफ़ी बात की, उन्होंने कहा कि हम तो विफाक के साथ ही चलते रहे हैं। असद उमर की भी मिसाल दी कि 14 अप्रैल को उन्होंने तस्दीक का ऐलान किया। ये जो इनके दरमियान रंजिश चपकलिश जो चल रही है कुछ कम होती नजर आ रही है? देखिए, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसामा कि इस मसले पे बहुत ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मैं कहूँगा हमारी फेडरल गवर्नमेंट के स्पोक्समैन और वजीरों ने किया। खास तौर पे जो कराची के वजीर है ना, उन्होंने इसमें ज्यादा अपना हाथ डाला, हिस्सा डाला कि मामला किस तरह खराब हो। एक मुझे अच्छी तरह याद है, शुरू में एक स्टेटमेंट आया था मुराद अली शाह साहब का, जो थोड़ा सा उन्होंने डिफर किया था। ये आज उनको सजा मिल रही है कि भाई आप होते कौन है वफाक के खिलाफ जाने वाले। आज भी यही हो रहा है, सब तरफ से ही बातें हो रही है। मान लिया कि भी उन्होंने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क किया, आप रोज ये बात कहते हैं, सबको पता है कि आज एक सूबे तक वो अगर महदूद होकर रह गई तो उनके अपना सब कुछ किया धरा है ना। अब सवाल ये कि उन्होंने ये जब से ये हुकूमत बनी है 2 सालों में एक पहला काम उन्होंने बेहतर ये किया था, लॉकडाउन वाला। मुराद अली शाह ने, उनको क्रेडिट मिल गया, उसका क्रेडिट जो है ना बाहर की एजेंसियों ने भी दे दिया, कुछ बाहर के अदारों ने भी दे दिया। अब इन्हें ये हजम नहीं हुआ, इसलिए कि इधर मुसलसल क्रिटिसाइज लोग कर रहे थे इनकी पॉलिसीज को। खास तौर पे आप देख लें, जो सूबा इन्होंने 4 साल पहले चलाया केपी में, अब केपी में सबसे ज्यादा शिकायत वहां पे आ रही है, सबसे ज्यादा केसेस वहां पे हैं, मातमी वहां पे ज्यादा है, आबादी देखें उसकी कम है। फिर लोग कह रहे हैं कि जी पंजाब तो आप ही के साथ है, वज़ीर भी आपका बंदा बैठा हुआ है, तो इश्यूज क्या है? मसला 2-3 लोग जो है वो काम खराब करते हैं। और मुझे लगता है माजरत के साथ जब तक के हाईएस्ट लेवल पे उसामा ये क्लैरिटी ना आए प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कि जी मैंने नहीं कहा, या वो मना करें कि भाई आप वजह क्या है कि कैबिनेट की एक मीटिंग में आप फैसला करते हैं, खास तौर पे जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जब फैसला करने के बाद आप असद उमर साहब कहते हैं जी 98% बातों पे हमारा तस्वीर हो गया, हमारा इस पे इत्तेफाक हो गया। उसी वक्त आप देख लें अगला बयान ठोकते हैं आपके फयाजुल हसन चौहान ठोकते हैं, उसके बाद वो शहबाज गिल साहब ठोकते हैं, शहबाज गिल साहब, और फिर अली जैदी साहब वहां से बात कर रहे होते हैं, जंग शुरू हो जाती है। आप देख लें राइट। और फिर उसके बाद जो ज्यादा हाल डाला, मुझे अफसोस हुआ वो सिंध के गवर्नर साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, वो पॉजिटिव होकर बैठे, उन्होंने भी 2 बयान ऐसे दिए, उससे भी मामला 2 मरतबा पॉजिटिव होकर बैठे। सही सर, बिल्कुल जी ठीक है। अब सवाल ये कि भी इस वक्त ये होना चाहिए कि भी जब आप उनको बुलाते हैं, आप मीटिंग करते हैं चीफ मिनिस्टर से, उन्हें कहेंगे मसला क्या है। अब वो कह रहा है कि जी हमें कुछ दिया नहीं जा रहा। सिंध वाले कहते हैं हमें पैसा मिलना चाहिए, हमें स्टेट बैंक से पैसे दिलवाएं आम लोगों के रोजगारों को बेहतर करने के लिए। हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, 62% तुम्हें दे देते हैं, 38% हमारे पास रहता है NFC अवार्ड में, और प्रोफेशनल ऑटोनॉमी तो दुनिया भर की आपने ले ली है 18वीं तरमीम के बाद, हमारे पास कुछ नहीं। और बार बार वही बात मैं कहूंगा, हफीज शेख साहब कहते हैं कि 2009 के NFC के बाद सूबे अमीर हुए और अपना मरकज गरीब हो गया। अब ये तकाजा करना बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कि हमें वफाक पैसे दे और उसकी बुनियाद पे यहाँ से बयानात दाग दिए जाना, ये गलत बात। बिलावल भुट्टो मैं समझता हूँ बड़ा मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं एक हफ्ते से। अब जब उन्होंने कहा कोई बात की तो उसका जवाब हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए, ना कि आपसे अनइलेक्टेड बंदे बयानात देके और बात को बढ़ाएं। मेरा ख्याल है ये फेडरल गवर्नमेंट को अकल के नाखुन लेने होंगे और ये अपने सूबों के साथ बनानी होगी। फेडरेटिंग यूनिट जो है ना, जिम्मेदारी वफाक की होती है, अदरवाइज जो है ना क्रिटिसिज्म सारा आप पे आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अभी ये बात साहब सिर्फ सियासत आ रही है कोरोना के ऊपर भी, क्योंकि पॉलिटिकल जमातें तो एक पेज पर इतनी बड़ी आजमाइश के उस मौके पर भी नहीं है। उसामा देखिए, आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो चाहे पीपल्स पार्टी। बिलावल के बारे में जो कह रहे हैं एहतशाम साहब, मैं बड़े एहतराम से इख्तलाफ करूंगा कि वो कतन मैच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे। और अफसोस ये कि वो जब से सियासत में आए वो कभी भी उन्होंने मैच्योरिटी का इजहार नहीं किया। पहले 2 बयान बड़े देखिए, ये तो अपनी अपनी राय होती है। इस पे आपको याद है कि जब ये वायरस निकला था उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब मैं इस पे सियासत नहीं करूंगा, बड़ा सर यही तो सियासत है, यही तो सियासत है एहतशाम साहब के। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं इमरान खान के खिलाफ, कहते हैं इस्तीफे दे दो। सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं इमरान खान कौन होता है, अली जैदी कौन होता है, फैसल वाडा कौन होता है, और इमरान खान को तो पता ही नहीं है, ये तो जानते किसी बात को नहीं है, इसको तो आइन के आर्टिकल का नहीं पता। मैं तो इसको खुला चैलेंज करता हूं, देखिए जो अली जैदी जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, फैसल वाडा जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर से भी कम जबान इस्तेमाल नहीं हो रही है। यही तो तरीका है। यानी बिलावल खुद कहते हैं मैं सियासत नहीं कर रहा, लेकिन उनके लोग आगे चढ़ाई कर देते हैं। फिर बिलावल कहते हैं देखिए मैं तो सियासत नहीं कर रहा, लेकिन सईद गनी और नासिर हुसैन शाह साहब आके हिसाब बराबर कर देते हैं। इमरान खान को बात नहीं करते, लेकिन अली जैदी और फैसल वाडा जाके बात कर देते हैं। इमरान खान साहब को भी चाहिए था उसामा
कि अगर वो हर हफ्ते अपनी टीम को साथ बैठा के, जिसमें वजीर खजाना है, जिसमें वजीर इत्तलात है, जिसमें एनडीएमए के चेयरमैन है, जिसमें वजीर सेहत है, जिसमें बाकी लोग हैं, इन सबको साथ बिठा के अगर इमरान खान हर हफ्ते एक मीडिया ब्रीफिंग देते हैं, तो क्या क़यामत आ जाती अगर इसी मीडिया ब्रीफिंग में हर हफ्ते चारों सूबों के वजीर आला भी बैठे होते। अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के को नहीं बिठा सकते क्योंकि वो आपके अपने वजीर आला है, तो कम से कम आप सिंध को मिला था तो इनको हजम हो जाना चाहिए था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हो जाना चाहिए था। मैं यही बात कर रहा हूं कि होना ही चाहिए था कि मुराद अली शाह को और जाम तबाल को साथ बिठा के हर हफ्ते इमरान खान मीडिया ब्रीफिंग देते ताकि हुज्जत तमाम हो जाती। फिर हम देखते कि मुराद अली शाह कैसे कहता कि इमरान खान हमें साथ नहीं बिठा रहा, फिर हम देखते कि जाम कमाल कैसे कहता कि इमरान खान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। जब हर हफ्ते उनके चीफ मिनिस्टर साथ बैठ के बात कर रहे होंगे, इमरान खान साहब के अंदर अना है, इमरान खान साहब के अंदर जिद है, और इसी तरफ इशारा किया था सुप्रीम कोर्ट ने भी आखिरी समाअत में नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा था हमें पता है कि ये सारे मामला अना की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो अना और जिद को एक तरफ रखते, और बिलावल और उनकी पार्टी को चाहिए था कि वो भी सियासी लफाजी या सियासी इल्जाम तराजी से इज्तनाब करते। अच्छा, अगर नीचे हो भी रही है तो कम से कम बिलावल को यह बात नहीं करनी चाहिए थी। बिलावल तो खुद आके कहते हैं कि इमरान खान इस्तीफा दे दे, उनके अल्फाज है कि इससे काम नहीं हो रहा, ये इस्तीफा दे दे, घर चला जाए। तो भी और अगर ये सियासत बात पूरी अमीर अब्बास साहब बात पूरी देखें कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दें। ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, लोग भी कह रहे हैं, इस बात पे कह रहे हैं। साहब तो डिलीवर बिलावल का डिलीवर कर रहे हैं ना, वो ना करें। देखिए जो अपोजिशन होती है, प्रोएक्टिव थे, देखिए अपोजिशन नहीं है तो हुकूमत है। आपको अमीर अब्बास याद होगा ये 2 हफ्ते पहले जब सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी 8 अरब रुपए हम तकसीम कर चुके हैं गरीबों में, उसके बाद से टायराइड खुल गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, आपने अपनी जेबों में डाल दिया पैसा। और फिर वो तस्वीर आपको याद है, बिलावल भुट्टो वाली तस्वीर लगे हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना, जस्टिस साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो तो 1 अरब रुपए की कोई चीज अगर दे तो वो तस्वीरें बनवाती है। इन्होंने 8 अरब दे दिया और पता ही नहीं किसी को। वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने तो नहीं उस पर इजहार किया ना, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। राइट सर, ठीक है, मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। रघुवीर साहब, मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, मुझे ये बताइएगा कि क्या है हकीकत, क्या है इस बात में? काफ लीग और पीटीआई की आदत जो है वो नाराज़ हैं आपस में, कोई इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखें, ये छोटी मोटी चांदमारी है और ये प्रैक्टिस मैच है। सियासत में इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन इसमें काबिल गौर बात जो है वो ये है कि आखिर चौधरी बिरादरान को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि हुआ क्या कि चौधरी बिरादरान से अलीम खान ने मुलाकातें की अलग इंडिपेंडेंटली, तो उनको फौरी तौर पर सीनियर वजीर बना दिया गया। चौधरी बिरादरान से ख्वाजा बिरादरान मिले तो ये लगा कि जी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। चौधरी बिरादरान सियासी हैं, उनका ख़ानदान सियासी है और उन्होंने हर दौर में सियासत में अपना किरदार अदा किया। अब इस वक्त जो बुनियाद है मौजूदा सियासत की, वो चौधरी बिरादरान की हो या इमरान खान के तहरीक इंसाफ की हो, वो एक ही है, जगह एक ही है, एक ही जगह से दोनों हो रहे हैं। लेकिन बात ये है, ये तहफ़्फ़ुज़ात की बात बार बार चौधरी बिरादरान कहते रहे और वो ये भी कहते रहे कि हम इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहाद नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्यों गया? अब इसको और गौर करें आप। जब आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो उसके वकील साहब जो हैं, वो वकील साहब जो वकालत कर रहे हैं चौधरी बिरादरान की, वो वही साहब हैं जो ख्वाजा बिरादरान के वकील थे, जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के वकील थे, जो अलीम खान के वकील थे, वही इनके भी वकील अमजद परवेज़ साहब। अब अमजद परवेज़ साहब कौन है? अमजद परवेज़ साहब के पास एक पर्ची है ऐसे वकील की जिसने वो तैयारा साजिश केस में नवाज शरीफ साहब को मतलब फारिग कराया था, बरी कराया था। वहाँ से अब वो बड़ी अहम पोस्ट पे मौजूद हैं और उनके खाते में अमजद परवेज़ साहब ही चल रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ के केस में उनको सज़ा होगी, अमजद परवेज़ साहब ही थे वहाँ। अब चौधरी बिरादरान के भी वकील वही हैं। तो जो सियासी नादान दोस्त हैं, जो नए नए लोग हैं, वो चौधरी बिरादरान पर मुसलसल शक कर रहे हैं और उनके बारे में गलतफहमियाँ डाल रहे हैं। और गलतफहमी यहाँ तक चली गई है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि चूँकि दोनों का बेस एक है, बुनियाद एक है, तो चंद दिनों के बाद किसी वक्त भी हो सकता है, सुबह ही हो जाए कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी बिरादरान से रब्ता करेंगे। क्यों? कि पंजाब की हुकूमत भी कोई इतनी अक्सरियत में नहीं है और जो उनकी सीटें हैं काफ लीग की, वो उनको बहुत ज़रूरत है उनकी। ठीक है सर, ब्रेक पे जाना है।
आप कर लें, ये फिक्रा कंप्लीट करें, ब्रेक से वापस आके हाँ, तो जब बात उनके complete इत्तेहादी हैं सब कुछ, अब मामला जो है इसको गौर करना चाहिए इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब जो है गुज़िश्ता 3-4 माह से चौधरी बिरादरान को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो लाहौर हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे कहीं हो। तो ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि पर्दे के पीछे कुछ है। ठीक है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, आप शॉर्टली इसको कंप्लीट कर रहे हैं चौधरी बिरादरान के हवाले से, फिर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन सियासत में जब भी बात होती है तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। चौधरी बिरादरान भी उसी अल्फाज पे आ गए कि वो कह रहे हैं सियासी इंतकाम है, नैब को ये नहीं करना चाहिए। नैब को इख्तियार ही नहीं है, इसीलिए वो हाई कोर्ट गए हैं कि पुराने फाइलें जो हैं वो खोल नहीं सकता, पुराने केस खोल नहीं सकता। एक केस जो है वो 19 साल पुराना है, दूसरा केस 34 साल पुराना है, तो तीसरा मामला था ऑफशोर कंपनियों का। अब मसला ये है कि बिल्कुल इसी तरह का केस ख्वाजा बिरादरान का भी है। वो भी यही कहते हैं कि जिस केस पे फैसला हो गया, जो केस दाखिल दफ्तर हो गया, उसको दोबारा खोला नहीं जा सकता, उनकी भी जमानतें उसी पे हुई हैं। अब मामला जब इस तरह के हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, क्यों नहीं कहेंगे? एक हुकूमत में वो बैठे हैं, अचानक बैठे बिठाए ये हो गया तो शक तो पड़ता है, लोग तो ये कहेंगे बात। इसमें गुड गवर्नेंस यही है कि जो छतरी है आपकी वफाक, वो अपना किरदार अदा करें। ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म खुद करें, वज़ीर आज़म की बजाय वज़ीर दाखिला करें, वज़ीर ख़ारजा करें, कोई अहम वज़ीर कर सकता है, असद उमर साहब करें, कोई कर सकता है। जो अपने इत्तेहादी उनको लेकर नहीं चलेंगे तो आपको पता है कि पहले ही वफाक को ताने मिल जाएंगे, 3 सीटों पर उनकी हुकूमत खड़ी है। ठीक है सर, मैं बढ़ता हूँ। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा क्या हालात मज़ीद इस हवाले से ख़राब हो सकते हैं? काफ लीग क्या हुकूमत मुखालिफ जा सकती है? उसामा कॉफ लीग एक तरह से खत्म का नामो निशान मिट गया था 2013 के इलेक्शन के बाद। कॉफ लीग की जिंदगी में जो आखिरी रमक बाकी थी वो दोबारा से उसको जिंदगी मिली 2018 में, क्योंकि पंजाब में कॉफ लीग का सियासी हरीफ भी नून लीग थी और इमरान खान का सियासी हरीफ भी नून लीग। तो जिसे कहते हैं ना कि वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त वाली बात। तो चौधरियों को भी इमरान खान कबूल था और इमरान खान को भी चौधरी कबूल थे, क्योंकि दोनों ने मिलकर नून लीग का मुकाबला करना था। लिहाजा इस तरह ये एक हलीफ बन के दोनों, और इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा और दोनों ने एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट भी की और एक दूसरे को वोटों का भी फायदा दिया। अब अगर चौधरी ये समझते हैं कि वो इमरान खान से हट के पंजाब के अंदर 2023 का इलेक्शन लड़ लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी खामख्याली है। और अगर ये समझते हैं कि हम करप्शन के केसेस या जो इल्जामात हैं इन पे कॉम्प्रोमाइज करके नून लीग के साथ आगे चल सकते हैं, तो आपको याद होगा मोने सलाई के केस में इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी इलाहाक कर लिया था और पीपल्स पार्टी इनको कातिल लीग कहती थी, और जो कुछ जहूरी लाई और भुट्टो साहब के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए थे वो भी सारा तारीख का एक हिस्सा है। मेरे पास अब सियासत में दरवाजे खुले होते हैं और दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, और ये देख लें कितने लोग जो है तहरीक इंसाफ में शामिल है। कौन सा उसूल है किसके पास, किसका उसूल है जितने ये तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं? गलत लोग शामिल हुए हैं तो वो भी गलत चीज है। वो कौन सा उसूल है? उसूलों के ऊपर होता है ना, मुफाद के लिए तो नहीं होता। यानी मैंने अगर करप्शन किया है और नासिर नकवी साहब ने भी करप्शन किया है, तो हम दोनों मिलकर टॉक शो करना शुरू कर दें और उसमें जो हमारे जैसे करप्ट लोग हैं उनको लाके बैठा के, और बिल्कुल इसी तरह हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। जो पैराशूटर है वो लोग ला रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। मैं और आप तो इसकी तायद नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं कर रहे, नहीं करेंगे ना। हाँ, हम इंटेलेक्चुअल करप्शन नहीं कर सकते। लेकिन आप ये ना कहें कि ये लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, सब मफादात में इकट्ठे हो सकते हैं। मैं आ रहा हूँ एहतिशाम साहब आपकी तरफ। मैंने कहा कि देखें वो इकट्ठे हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन साथ नहीं चल सके। नहीं चले, आखिरी दम तक चले। नायब वजीर आजम बनाया परवेज राय को, आखिरी दिन तक चले। साथ रहते ना पीपल्स पार्टी के, फिर इकट्ठा रहते ना 2018 में इलेक्शन। नहीं, इलेक्शन की पॉलिसी और होती है, नहीं तो इलेक्शन के नारे और होते हैं। सर इत्तेहाद किसी मेरा ख्याल है अमीर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं आप, वो हमारी मुल्क की सियासत के अंदर तो ऐसा कम अज कम मुमकिन नहीं है इस तरह से। ये तो मुफादात ही मुफादात हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लें, एक इलेक्शन से पहले आप किसी की तरफदारी कर रहे होते हैं, दूसरे इलेक्शन में जाके आप बिल्कुल उनके खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो कॉफ लीग खत्म हो गई थी ना, इसी हरकतों की वजह से खत्म हुई ना। कॉफ लीग थी क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। किंग्स पार्टी थी, ये इल्जाम तो तहरीक इंसाफ पे भी है। वो सर ये इल्जाम सब पे होता है, इल्जाम सब पे होगा। लेकिन कॉफ लीग तो परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर के जमाने में चली ना।
पीटीआई का उसके साथ कैसे आप बना सकते हैं इलाज? पीटीआई तो 1996 ऐसे बना सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ, एहतशाम ऐसे साहब, बना सकते हैं कि परवेज एहतशाम मुशर्रफ साहब साहब, ने इमरान खान का, जमहूरियत थी, इमरान खान ने रेफरेंडम में हिमायत की थी परवेज अच्छा मुशर्रफ जी की। एहतशाम साहब, फिर भी अलग-अलग आप है। पार्टी को देना चाह रहे हैं। मैं तो पार्टी बनने की बात कर रहा हूँ किबला। अगर आप पार्टी अगर बनी ये थी कहें कि एक चौधरी डिक्टेटर की गोद बरदरान में। का कोई पॉलिटिकल रोल 2013 के इलेक्शन के बाद खत्म हो गया था, ये भूल है। लीज तो हुई। मैं आपको बताऊं कि इतने फॉर्मिडेबल वो पंजाब की पॉलिटिक्स में अहम है। मैं बहुत सारी बातों से उनकी एग्री नहीं करता, लेकिन अगर आप ये कहें कि सियासी तौर पे वो कोई इररिलेवेंट हो गए तो 2013 के बाद तो माजिद के साथ एक ये ऐसी बात नहीं। अब देखिए बात समझने वाली है, जो अब आते हैं इस मुद्दे पे कि हुआ क्या है। आपको याद है कि ये गिले शिकवे उसामा शुरू हुए थे एमक्यूएम के साथ भी, एमक्यूएम के साथ गिले शिकवे अल्टीमेटली दूर हो गए। अमीरुल हक साहब वजीर बन गए, वो डॉक्टर साहब जो है ना वो चले गए, खालिद साहब। फिर अंदर की बातें ये है कि वो 30 अरब रुपया मांग रहे थे कराची के लिए और 5 अरब मांग रहे थे हैदराबाद के लिए। कहा जाता है कि कुछ माल उनको लगा दिया गया, क्योंकि ये उनका तो वतीरा ही माल खा के गेम करना होता है। तो उसूलों में तय हो गई ना बात। कोई ना, अब देखें अब मसला क्या है। इनके साथ जो वादे किए गए थे, मोनिस इलाही को वजीर बनाने वाली बात वो नहीं हो सकी, ठीक है। फिर ज्यादा जो बात अंदर की पता चली है कि जब शहबाज अपना चौधरी शुजात साहब नासिर नकवी साहब बाहर से इलाज करा के आए, वो बड़े व्यवहार से, बड़ी हालत उनकी ठीक नहीं थी, तो उसके बाद से वो तवक्को कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कम से कम कोई वो खैर सगाली का पैगाम देंगे। जी हाँ, वो भी खून भी नहीं हुआ। अब जो है ना, आज कल मुझे इस्लामाबाद के एक बड़े अहम आदमी ने एक बात बताई। नॉर्मली मैं इस तरह की बातें नहीं करता, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, वो बड़े अहम आदमी है। उनका ये कहना था कभी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये ब्लफ कॉल कर दिया चौधरीयों का, क्योंकि चौधरी जो है ना वो इस वक्त गेम कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब बन रहे थे नए सेटअप में प्राइम मिनिस्टर, और परवेज इलाही साहब बनना चाहते सूबे के चीफ मिनिस्टर पंजाब में। एहतशाम साहब, जब अक्सरियत ना हो तो बड़े शक होते हैं। अच्छा, मैं उनसे एग्री नहीं कर रहा था। हाँ। लेकिन अहम बात जो है ना जी, वो है कि पीएमएलक्यू के दो बड़े अहम लोग, तारिक बशीर चीमा फेडरल मिनिस्टर हैं, 2 टीवी के बयान इतने सख्त उन्होंने बयान दिए। फिर उनके सेंटर आगा साहब ने जिस तरह कल बातें की हैं, देखिए खाली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं की उन्होंने। वो कहते हैं कि बदतरीन किस्म का सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ये वो जुबान वही बोल रहे हैं जो पीपल्स पार्टी बोल रही है, पीएमएलएन बोल रही है, ठीक है। अब जो मुलाकातें हुई, खैर गाली की मुलाकातें हुई, हम उससे क्या इन्फर करें, उसको छोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि जो सब लोग कहते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है, सेंटर में भी और पंजाब में भी, कि इनको नाराज के कुछ कर सकती है। अमीर अब्बास साहब माजर के साथ एज वी स्पीक आज वो बहुत रेलिवेंट है इस वक्त। मैं आपको बताऊं हालत है, आपको याद मैं आज की रेलेवेंस का इनकार नहीं किया सर, 2018 मुझे बताएं कि वो पीएमएल उनके सदर नवाज शरीफ साहब जो मुंह लगाना नहीं चाहते थे चौधरीयों के साथ। आपको याद है इस 2018 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ था, ये हमजा शहबाज ने किस तरह राब्ता किया था। ये खुली बात है, चौधरीयों से कदा राब्ता किया जी, आओ साथ बैठो, असि मिलकर हुकूमत बनाने पंजाब में। लेकिन इन्होंने क्योंकि वादे किए हुए थे, इन्होंने ओपनली कहा कि ये पीटीआई के साथ खड़े। आज भी वो ये बयान दे रहे हैं कि पीटीआई के साथ खड़े। लेकिन मेरा ख्याल है नकवी साहब, ऑल इज नॉट वेल। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक मूव है, खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है सियासत में। तो आप देखें कि ये बजाय तो लग रहा है एहतशाम साहब 3-4 सीटें कौमी। लेकिन एहतशाम साहब एक बात आपको याद होगी, अमीर साहब जरा बात करें, मैं फिर आपकी तरफ फौरन महंगाई पे बात करें। जी अमीर साहब, देखिए 3-4 सीटें 2013 के इलेक्शन में मुझे बता दें क्या सीटें थी। 2008 में कुछ इज्जत सादात बची थी, तो 2013 में बिल्कुल खत्म हो गई। और 2018 में दोबारा तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके सर सॉरी सर ये ग्राम मैदान ये ने हमारी की थी। आज वो धार्मिक तरमीम के बारे में कहते हैं कि इसको रीओपन किया जा सकता है, यानी इस हद तक चलेंगे। 18वीं तरमीम जब हुई थी तो ये पार्ट एंड पार्सल थे। अब वो जिनके साथ है उन्हीं के साथ देंगे ना, यही है ना सियासत, यही है। लेकिन सब महंगाई सर चेक एंड बैलेंस को, लेकिन जो महबूब है ना, वो महबूब की हिस्सा है, उतना हिस्सा मांगे ना। देखिए महबूब की मुझे आखिरी 2 मिनट में आपसे पूछना है, महंगाई के हवाले से कुछ चेक एंड बैलेंस नजर आ रहा है रमजान में? मेरे पास महबूब की हालत अच्छी लगती है, वो इत्तेहादी हैं, इसलिए 18वीं तरमीम पे भी आ गए। एक तरफ उन्होंने 18वीं तरमीम के कुछ शिकों की मुखालफत की है, एक तरफ उन्होंने हिमायत की है। उन्होंने कहा जो अच्छी हैं उसकी हिमायत करेंगे, जो बुरी है उसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन मामला यही है कि जो असल मसाइल जो है वो यही है कि देखें रमज़ान आने से पहले
सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए थे। कल 15 रमज़ान हो जाएगी, आधा रमज़ान गुजर चुका है और महंगाई की सतह जो है वो माशाअल्लाह आसमानों से बात कर रही है। एक तरफ कारोबार नहीं है लोगों का और दूसरी तरफ महंगाई है, यानी क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है आपके पास, और बाज़ार में जो चीज़ अवेलेबल है उसके हालात भी ऐसे हैं कि आप सोचें भी तो नहीं ले सकते। तो मामलात को कंट्रोल किसने करना था? गुड गवर्नेंस क्या होती है? आपने तो रमज़ान से पहले कहा था कि हम इसकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। कोई बड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ इन 15 दिनों में अगर लटका दिया गया होता तो शायद उसकी हैबत से कोई बात बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका बाई चांस। और फिर गुड गवर्नेंस यही होती है कि आवाम के लिए सहूलतें पैदा की जाए। आवाम के लिए आप कहेंगे कोरोना आ गया, कोरोना एक नई मुसीबत, एक छोटा बुरहान था पहले, माशी भी और दूसरा रोजगार का भी। अमीर साहब महंगाई पे जब बड़ा आ गया, जब बड़ा आ गया बुरहान, तो ये है वन लाइनर। नकवी साहब कह रहे हैं गुड गवर्नेंस देखे वसीम अकरम प्लस और गुड गवर्नेंस। छोटा बुरहान बड़े बुरहान ने खत्म कर दिया। अब आपकी स्लेट बिल्कुल क्लियर है, आपको एडवांटेज मिल गया है, लिहाजा आप पिछली बातें भूल के अब नया काम करें ना। एक जुमला कह दूं जी एहतशाम साहब, देखिए गवर्नमेंट लेवल पे तो ये हर हुकूमत फेल हुई है, फेल होती रहेगी। एक ही तरीका है जो हमारा सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। मैं आपको मिसाल दूं, 4 साल पहले मरी में कुछ लोग गए थे वहां पे, तो दुकानदारों से उनका झगड़ा हुआ, दुकानदारों ने उनको मिलके मारा। उसके बाद से इतनी खौफनाक कंपेन चली थी कि 4 साल तक मरी के दुकानदार जमीन पे बैठ के रोते थे जी बिल्कुल। और उन्होंने लोगों के पांव पे पड़ के माफिया मांग के तो ये दोबारा काम खुलवाया था। लोगों को चाहिए टोटल बाइकाट करे। लींबू अगर 700 रुपए 750 रुपए मिला है मत ले, यही एक तरीका है। ये से पहले हुआ, फ्रूट की कीमतों के ऊपर किया था, ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चली थी और रेट्स बिल्कुल नीचे आए थे, इसमें कोई शक नहीं। ये ठीक कह रहे हैं अमीर इबाद साहब। वन लाइनर सर महंगाई के हवाले से क्लोजिंग से पहले देखें, पंजाब के अंदर वसीम अकरम प्लस और गुड गवर्नेंस, मुझे विजन नहीं समझ आ रहा कि आप निकालना क्या चाहते हैं? वसीम अकरम प्लस के अंदर कौन सा विजन कौन सा है? वसीम अकरम प्लस में कि उन्होंने जुआ खेला था और उसको पकड़ा नहीं गया था और वो बरी हो गए थे, तो इतना अच्छे तो है वसीम अकरम प्लस। अमीर इबाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। आज तक नहीं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।